नमस्कार। मैं सुदीप कुमार संजय की पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग यहाँ पे यूपी स्पेशल से संबंधित एक क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। यूपी पीसीएस से संबंधित, यूपी पीसीएस 2021 से संबंधित एक क्रैश कोर्स जो 50 दिनों का प्रोग्राम होगा और जो 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो उसी से संबंधित मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगा यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स की चीजें हैं जो आप लोगों को यूपी पीसीएस के एग्जाम में जरूरी है वो, और यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो यहां पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इस चैनल के थ्रू शुरू करेंगे और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यूपी पीसीएस का 2021 के लिए करंट अफेयर्स। ठीक है, यूपी पीसीएस 2021 के लिए करंट अफेयर्स और साथ में यूपी स्पेशल, साथ में यूपी स्पेशल। और इससे इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान देने की बात एक है कि जैसा कि यूपी पीसीएस के पेपर में करंट को लेकर के बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे कि अगर करंट करंट की बात करें तो 35 से 40 क्वेश्चंस करंट के आते ही आते हैं, 30-35 ये रेशियो है। और उसके साथ साथ अगर आप यूपी स्पेशल को भी इसमें जोड़ लेते हैं तो यूपी स्पेशल के साथ अगर आप मिलाएंगे तो तकरीबन 40 to 50 क्वेश्चंस के अराउंड यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2019-20 से थोड़े यूपी स्पेशल के प्रश्न कम आ रहे हैं, लेकिन 2019 के पहले यह संख्या इतनी ही थी, 40 से 50 प्रश्न करंट और यूपी स्पेशल दोनों को मिला करके यहां पे पूछे जाते थे। अब क्या है कि पिछले 2 साल से यूपी स्पेशल के कम है, तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रश्न आएंगे नहीं या कमीशन प्रश्न पूछेगा नहीं। कमीशन अपनी स्ट्रेटजी से चलता है, उसके ऊपर है कि वो कितने प्रश्न पूछे। तो हमें अपनी तैयारी उसी आधार पे ही करनी है। ठीक है, तो उसको ले लेते हुए हम लोग चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। और आप लोग ये जरूर ध्यान में रखेंगे, ये सारा कोर्स जो यहाँ पे चलेगा इस चैनल पे, संजय की पाठशाला यूट्यूब चैनल पे, यूपीपीसी का जो क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल फ्री है। और ये जो इस बार का एग्जाम है 13 जून का, उसके लिए जीएस के लिए ये चल रहा है। आप लोग इस क्लास को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। एक तो इसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए ही, साथ में शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सकें और हम जो प्लान उनके लिए लेकर के आए हैं वो इससे उसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आज जो मैं आप लोगों के लिए करंट के टॉपिक लेके आया हूं वो शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज और, इसमें मैं आप लोगों को जो करंट अफेयर कवर कराऊंगा वो मैं कवर कराऊंगा दिसंबर दिसंबर 2020 से लेकर के, यहां से लेकर के मई 2021 तक के, ये 6 महीने के मैं आप लोगों के यहां पे करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या क्या चीजें हैं हम लोग देखते हुए, एक सेकेंड। आज हम लोग अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम लोग अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे विश्व एड्स दिवस के बारे में। विश्व एड्स दिवस के बारे में तो क्या है आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों से जैसा कि कहा कि मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा करंट यूपीपीसीएस 2021 के लिए दिसंबर से लेकर के मई तक के, दिसंबर से लेकर मई तक के मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स यहां पे कवर कराऊंगा। 6 महीने का इस क्रैश कोर्स में चलेगा। और आज का हमारा पहला टॉपिक है विश्व एड्स दिवस। आप लोगों को पता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे विश्व एड्स दिवस के बारे में कि विश्व एड्स दिवस 2020 इसके बारे में कि ये मनाया कब जाता है, ठीक है, क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और इस बार की इसकी थीम क्या रही है। तो ऐसा हम लोग देखते हुए एक एक पॉइंट चलते हैं।
विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस 2020 की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, ये कब मनाया जाता है? इसमें सिंपल सा आप एक एक पॉइंट देखते हुए चलेंगे कि विश्व एड्स दिवस क्या है। पहली बात कि ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसलिए विश्व एड्स दिवस है। और ये कब? प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को, ठीक है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसके साथ साथ एक एक पॉइंट आप लोग देखते हुए चलेंगे। एक तो पहली बात के 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और क्या क्या इसमें खास बात है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत किसने की या कब हुई? इसकी शुरुआत किया किसने? WHO ने। इसकी शुरुआत की किसने? WHO ने। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये स्लाइड कर रहा है, हम लोग देख लेंगे अभी। एक सेकेंड समय देंगे। मैं क्या कह रहा था, इसकी शुरुआत कब हुई है? 1988 में इसकी शुरुआत किया गया। और किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा इसकी शुरुआत की गई 1988 में। और यह इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV, ठीक है। HIV नहीं, एड्स का फुल फॉर्म है, इसको हम लोग HIV एड्स कहते हैं। तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पहला वैश्विक स्वास्थ्य दिवस था। लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1988 में WHO के द्वारा की गई थी। तो आपको यूपी के लिए केवल इतना ध्यान में रखना है कि यह कब मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को। और कौन इसकी शुरुआत किया था? WHO ने इसकी शुरुआत करी थी 1988 में, ठीक है। अगला पॉइंट है कि एड्स ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV का फुल फॉर्म क्या है? HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस के संक्रमण के कारण होने वाली एक महामारी है जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। क्या है एड्स? एड्स जो है एक HIV वायरस होता है, HIV वायरस, जिसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स रोग का नाम है। और एड्स रोग होता है वायरस, HIV वायरस से। और HIV का फुल फॉर्म यहां पे दिया गया, आप लोग देख लेंगे, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके संक्रमण के कारण ही होता है और इससे मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली को यह प्रभावित करती है, इम्यून सिस्टम को ये मनुष्य के प्रभावित करती है। तो ध्यान में रखेंगे, एड्स रोग है, HIV वायरस है, ठीक। इन दोनों का फुल फॉर्म यहां पे दिया गया है। और आगे क्या कह रहा है कि वर्ष 2019 में HIV तथा उससे संबंधित कारणों की वजह से 6,90,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह आंकड़ा आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि यह कितना खतरनाक है। 19, और इसी के लिए, इसी एड्स को जागरूक कर, एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही WHO ने ये विश्व एड्स दिवस मनाना शुरू किया कि पब्लिक इससे जागरूक हो। क्योंकि आप यहां पे देखिए 2019 में क्या हुआ कि संक्रमण के द्वारा 6,90,000 लोगों की विश्व में मृत्यु हो गई तथा 17 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए थे, ठीक। 17 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए थे और जिनमें से 6,90,000 इतने लोगों की मृत्यु हो गई। और इनमें से लगभग 62% संक्रमण के मामले घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और उनके साथियों, एक सेकेंड, रहने वाले लोगों और उनके साथियों में देखे गए हैं। मतलब जो घनी आबादी वाले एरियाज हैं वहां पे ज्यादातर ऐसे मामले देखे गए हैं। तो आप लोगों को ये डेटा उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि 2019 में ऐसा था, इतने लोग संक्रमित हुए, 17 लाख से ज्यादा, और जिसमें से 6,90,000 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है जिसके लिए ही लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया था WHO ने, इसको शुरू किया, इसको मनाने का 1988 में। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए,
इसमें और आगे क्या क्या चीजें कह रहा है। अब देखिए, अब 2019 के बारे में तो आप आपने देख लिया। अब 2020 के लिए क्या कह रहा है कि 2020 के लिए मनाया गया, तो 2020 के लिए इसकी थीम क्या है। 2020 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम है वैश्विक एकजुटता, लोचशील एचआईवी सेवाएं। मतलब वैश्विक एकजुटता, विश्व में लोगों को एकजुट करना, इसके लिए लोगों को जागरूक करना और इसके बारे में बताना। और लोचशील एचआईवी सेवाएं, यानी आसानी से एचआईवी के लिए सेवाएं मिल सके, जो लोग इससे ग्रसित हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। अब देखिए, अब विश्व एड्स दिवस 2020 पर डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक नेताओं और नागरिकों से एचआईवी के खिलाफ प्रतिक्रिया पर कोविड 19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने में वैश्विक एकजुटता वैश्विक एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए एक रैली में भाग लेने का भी आह्वान किया गया। विश्व एड्स दिवस 2020 में ऐसा किया गया कि डब्ल्यूएचओ ने क्या किया कि जो विश्व के नेता हैं या जो भी नागरिक हैं जो एचआईवी के खिलाफ अभियान चलाते हैं, वो लोगों को जागरूक करने के लिए एक वैश्विक एकजुटता, लोगों को एकजुट करने के लिए इस तरीके की एक प्रदर्शित करने के लिए एक रैली निकाला और उसमें सबको भाग लेने के लिए आह्वान भी किया। और महामारी के कारण, और इस अभी आपने देखा कि अभी कोविड का दौर चल रहा है, और आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो मैं करंट पढ़ा रहा हूं ये दिसंबर का करंट है, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को दिसंबर से शुरू करूंगा, और दिसंबर से शुरू करते हुए मैं मई तक आप लोगों के सारे करंट अफेयर्स लेकर के आऊंगा जो यूपी पीसीएस में आपके काम आएंगे। ठीक है, तो क्या है कि ये दिसंबर का मैटर है। तो क्या कह रहा है, अभी भी एक कोविड का दौर है, तो कोविड महामारी के कारण एचआईवी की रोकथाम, परीक्षण, उपचार और देखभाल सेवाएं आदि नाजुक स्वास्थ्य प्रणालियों वाले देशों सहित सभी देशों में बाधित हो रही हैं। यानी अभी कोविड का दौर पूरे विश्व में चल रहा है, और उसके इस समय की बात है, दिसंबर में तो ठीक ठाक, मतलब उस समय शुरुआत थी और मतलब चरम पे था। तो क्या था चीजें कि एचआईवी के कारण, कोविड जैसी महामारी के कारण एचआईवी के लिए रोकथाम, परीक्षण, उसकी टेस्टिंग या जो भी उसके उपचार के लिए करनी थी चीजें, उन सब प्रणालियों से उसमें बाधित हो रही थी, बाधा आ रही थी, क्योंकि पूरा विश्व परेशान था कोविड की वजह से। तो इसके रोकथाम में दिक्कत आ रही थी। ये सारी चीजें आप लोग अपने कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, जो पूछेगा वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते जा रहा हूं। इन सारे चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखिए, अब कोविड के वजह से ये जो स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं, तो एड्स के लिए एक लक्ष्य रखा गया था। क्या, ये देखिए क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के बाधित होने से, कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के बाधित होने से विश्व द्वारा एड्स के खिलाफ वर्ष 2020 के निर्धारित लक्ष्य 90-90-90 को प्राप्त करना मुश्किल है। एक लक्ष्य रखा गया था कि 2020 में 90-90-90, आप देख रहे होंगे ये 90-90-90 क्या है, 90-90-90, इसको प्राप्त करने का लक्ष्य, यानी इसका मतलब है 90-90 का कि इस लक्ष्य के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना है कि, ध्यान से सुनेंगे, 90-90-90 का मतलब क्या है कि इस लक्ष्य के द्वारा क्या था कि 90% लोग अपनी एचआईवी स्थिति जान सके, विश्व में 90% लोग अपनी एचआईवी की स्थिति को जान सके, और पॉजिटिव एचआईवी वाले 90% लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें, और इलाज तक पहुंच प्राप्त 90% लोगों में इस वायरस के दबाव को कम किया जा सके। क्या कह रहा है 90-90-90 का मतलब कि विश्व के 90% लोग अपनी एचआईवी की स्थिति के बारे में जान सके, वो टेस्ट करा सके, परीक्षण करा सके, जिससे यह पता चले कि वो एचआईवी पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर निगेटिव है तो कोई बात नहीं, और अगर पॉजिटिव है तो फिर 90% लोग विश्व में अपनी पॉजिटिव जो एचआईवी वाले हैं, वो क्या है कि उन लोगों के बारे में पता करा के उनके तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएं, उनका इलाज कराया जाए, और बाकी जो 90% है
उसमें इस वायरस के दबाव को कम किया जा सके। तो यही है ये 1990 का लक्ष्य जो 2020 में ही रखा गया था, बट कोविड के वजह से इस लक्ष्य की प्राप्ति में देरी हुई। तो ये सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार कि क्वेश्चन अगर कहीं से भी घुमा के पूछता है तो आप इसको आसानी से कर सकें। अब देखिए, अब ये जो सेवाएं बाधित हुई हैं, ये जो सेवाएं बाधित हुई कोविड की वजह से, तो क्या कह रहा है कि इन सेवाओं के बाधित होने से एचआईवी संक्रमण और एड्स से होने वाली मौतों के कारण बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है और इन मध्यवर्ती लक्ष्यों को प्राप्त न करने से वर्ष 2030 तक एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करना अब मुश्किल हो जाएगा। 2020 तक 1990 मैंने आपको 1990 का कॉन्सेप्ट बताया और इस आधार पर रखा गया था कि 2030 तक ये टारगेट रखा गया था एड्स से मुक्ति का, लेकिन ये कोविड के वजह से, इस दौर के वजह से ये टारगेट 2030 तक पाना अब मुश्किल है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है। वर्ष 2020 का जो विश्व एड्स दिवस है, इसको किसके आधार पर नामित किया गया है? आपका नर्स और मिडवाइफ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कोविड के दौरान हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स, नर्स या मिडवाइफ यानी जो भी सेवा करते थे, उन सबों को चिन्हित किया गया इस बार विश्व एड्स दिवस का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में। यह ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यह जो वर्ष है, यह उन स्वास्थ्य कर्मियों को जो कि लंबे समय से एचआईवी सेवाओं के वितरण की अग्रिम पंक्ति में कार्यरत हैं और अधिक सुरक्षा और समर्थन का आह्वान भी करता है। जो इसके लिए बढ़ चढ़कर जो भी स्वास्थ्य कर्मी है, जो सेवा देते हैं, ये सब उनके लिए ये वर्ष 2020 नामित किया गया था। एक सेकेंड। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, तो ये विश्व एड्स दिवस के बारे में हमने सारा पॉइंट्स पढ़ा। इसमें इन सारे चीजों को आप ध्यान में रखेंगे कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। WHO मनाता है। 1988 में शुरुआत हुई। क्या इसकी 2020 की थीम थी? इन सारे चीजों को, और जो 1990 का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक हम लोग एक पढ़ेंगे पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ के बारे में, ठीक है। पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ एक कछुए की प्रजाति है जो भी पाई गई है, और ये आपके इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के हिसाब से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे इस कछुआ के बारे में। एक्चुअली ये जो कछुआ है ये पाया गया है और इसकी प्रजाति संकटग्रस्त स्थिति में है, इसीलिए जानना जरूरी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। एक एक पॉइंट हम लोग इसमें ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है इस कछुए की प्रजाति। ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही इस कछुए की प्रजाति, पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ, पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड टोटल। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। और ये कहां पे पाया गया है? आसाम में। आसाम के सिलचर में मछली बाजार से पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ को बचाया गया है, इसको रेस्क्यू किया गया है आसाम के मछली बाजार से। और ये ये जो इसकी प्रजाति है पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ, तो ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि कहां से बचाया गया है, ठीक है। बस आप इस प्रजाति को ध्यान में रखें क्या कह रहा है। असम के सिलचर से। आगे देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जो है ये आप ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखने वाली चीजें ये है कि इस कछुए का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम जो है वो है निल्सोनिया हर्म। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? निल्सोनिया हर्म। और इस कछुए की विशेषताएं क्या है ये आप पॉइंट पॉइंट अपने ध्यान में रखेंगे कि इस कछुए का सिर जो है वो बड़ा होता है, निचले थूथन के साथ हल्के और मंडाकार पृष्ठवर्म जो कभी कभी पीले रंग के साथ गहरे काले रंग का होता है। यह भी नहीं पूछेगा कि सिर बड़ा होता है या उसका थूथन कितना बड़ा है या किस कलर का होता है, ये नहीं पूछेगा।
लेकिन ये आपको अपने कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखना है। अगर आप किसी चीज के बारे में जानते हैं तो आपको उसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस पॉइंट से इसको ध्यान में रखेंगे। इसका साइंटिफिक नेम है निल्सोनिया हर्म, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ये पॉइंट आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ध्यान में रखेंगे, ठीक। और इसमें क्या कह रहा है कि सिर एवं अंग का रंग ओलिव ग्रीन होता है और सिर विशेषकर आंखों के पीछे एवं थूथन के आगे गहरे रंग के निशान एवं पीले या नारंगी धब्बे होते हैं। इसकी पहचान इस तरीके से की गई है कि इस टाइप का है। ये आपको रटना नहीं है कि ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने बताया कि आप पढ़ रहे हैं इसके बारे में तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक। और इसमें जो नर कछुए होते हैं वो मादा की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लंबे एवं मोटे होते हैं। ये ध्यान में रखेंगे, नर हमेशा मादा की तुलना में लंबे और मोटे होते हैं इसमें। तो ये सब आप बस अपने कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखेंगे। रटना इसका साइंटिफिक नेम है। कहां पाया गया? असम में पाया गया। ये 2 पॉइंट आपको इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें पर्यावास देखिए, ये कहां पाया जाता है। एक तो अभी असम में पाया गया है, इसका रेस्क्यू किया गया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा ये कहां से पाया जाता है, ये देखिए यह प्रजाति कहां कहां भारत में पाई जाती है, बांग्लादेश में पाई जाती है और पाकिस्तान में पाई जाती है। ये इन तीनों जगह तक ही सीमित है। कहां कहां पाई जाती है? भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब भारत में यह उत्तरी एवं मध्य भागों में व्यापक रूप से पाया जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में ये व्यापक रूप से पाया जाता है। असम में पाया गया, इसका रेस्क्यू किया गया इसीलिए चर्चा में है। और ये कहां पाया जाता है? यह नदी, नालों, झीलों और तालाबों के तल में कीचड़ या रेत में पाया जाता है। यह कीचड़ में भी पाया जाता है, रेत यानी बालू में भी पाया जाता है, तालाबों के तल पे भी पाया जाता है, नदी, नाले, झील, झरने, हर जगह तालाब वगैरह, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये चर्चा में है कि इसके लिए खतरा क्या है, ये आप ध्यान में रखिए। क्या है इसके लिए खतरा, आप इसको देख सकते हैं। ये इसका दूसरा टाइप। एक इसके लिए खतरे क्या क्या है। इसको क्या है कि इसका अत्यधिक शिकार किया जाता है, इसका व्यापार किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके मांस एवं कैलिपी के लिए इन प्रजातियों का अत्यधिक शिकार किया जाता है, ठीक है। इसके मांस के लिए और कैलिपी के लिए। कैलिपी क्या होता है ये देखिए, कैलिपी सैल खोल आवरण का बाहरी कार्टिलेजिनस रिम होता है। यानी आप इस कछुए का ये जो बाहरी आवरण है, आप ये सब जो देखते हैं ना, यही है इसकी कैलिपी। तो कैलिपी और इसके मांस के लिए इसका अवैध शिकार किया जाता है। और गंगा नदी में पाए जाने वाले सभी बड़े नदी कछुओं की तरह ही इन प्रजातियों के लिए भी सामान्य खतरा है, जिनमें मछली के भंडार में कमी अर्थात ओवरफिशिंग, प्रदूषण, नदी यातायात में वृद्धि और रेत खनन सहित अन्य कारक भी शामिल हैं इसके संरक्षण के लिए, ठीक है। इसके लिए खतरा इस प्रजाति के लिए क्या है कि जैसे और भी गंगा नदी में जो कछुए पाए जाते हैं, बड़े कछुए पाए जाते हैं, जैसे उन लोगों को जो खतरा है वैसे ये ही कि प्रदूषित नदी उसमें हो, ओवर फिशिंग करना, ज्यादा मछली पकड़ने के चक्कर में तो कछुए भी पकड़ के बाहर आ जाते हैं, ये खतरा है। नदियों में प्रदूषण है तो वो भी इनके लिए खतरा है। और नदी में यातायात शिपिंग वगैरह ज्यादा होती है तो उसकी वजह से खतरा है। और रेत खनन वगैरह होता है क्योंकि रेतों में भी पाए जाते हैं, ये सब वजह से इस प्रजाति को खतरा है। तो ये सब आप अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार के लिए ध्यान में रखेंगे तो आपसे इससे जुड़े अगर कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके संरक्षण की स्थिति में अगर आप देखेंगे, इसकी संरक्षण की स्थिति क्या कह रहा है, इसकी संरक्षण की स्थिति, तो संरक्षण की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसकी अनुसूची 1 में यह शामिल है। वन्य जीव संरक्षण यानी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वन में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनके संरक्षण के लिए एक अधिनियम बना था 1972 में। इस अधिनियम की अनुसूची 1 में इस कछुए की प्रजाति को रखा गया है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसके अलावा डिटेल से, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अब आज नहीं, एक किसी और दिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
क्या है, उसमें कौन कौन सी अनुसूची है, उस अनुसूची में क्या क्या शामिल है, यह भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में सुभेद्य यानी वर्नुएबल इसकी श्रेणी में रखा गया है। आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, उसकी श्रेणी में ये सुभेद्य यानी वर्नुएबल के श्रेणी में है। आईयूसीएन के बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें भी कौन कौन से चीजें हैं, उसमें सुभेद्य का मतलब क्या होता है, ज्यादा संकट की स्थिति, संकटापन्न स्थिति, इन सब के बारे में डिटेल से, और कौन कौन से जानवर शामिल है, सारा डिटेल से पढ़ाऊंगा। तीसरा है साइट्स। साइट्स के परिशिष्ट वन में, ठीक है, साइट्स क्या है, साइट्स का मतलब है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के लिए, मतलब कि जितनी भी संकटापन्न प्रजातियां हैं, चाहे वो वन्य जीव हो या वनस्पतियां हो, उन सबके जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच जो समझौता हुआ है, ठीक है, वो है साइट्स, यानी द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा, फ्यूना एंड फ्लोरा। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। तो मैं आप लोगों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, आईयूसीएन और साइट्स के बारे में किसी दिन, इसमें भी तकरीबन 2 क्लासें लगेंगी, तो इसके बारे में डिटेल से मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। अभी आप ध्यान में रखेंगे कि जो कछुआ है उस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में वर्नुएबल है यानी सुभेद्य, और साइट्स के परिशिष्ट 1 में भी शामिल है। साइट्स में भी 4 परिशिष्ट आते हैं, तो उन चारों में कौन कौन जीव जंतु शामिल है, उन परिशिष्ट के आधार क्या है, ये सब मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए, ये टॉपिक आपने इसके बारे में पढ़ा, पीकॉक सेल्ड कछुआ के बारे में। अगला देखिए, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे रेलवे का विद्युतीकरण। ये भी हम लोग पढ़ेंगे प्री और मेंस के हिसाब से। सारे कॉन्सेप्ट इसमें आप लोगों के क्लियर होंगे, सारी चीजें, ठीक है। तो क्या है रेलवे का विद्युतीकरण और किस एरिया में, आप लोगों को पता है कि रेलवे का इतिहास इसमें हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा रेलवे की विद्युतीकरण की बात हो रही है तो रेलवे के इतिहास के बारे में भी पढ़ेंगे। भारत में रेलवे कब आया, क्या आया, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। तो रेलवे का विद्युतीकरण, आज हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सब दिसंबर के करंट के हैं। तो रेलवे के विद्युतीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के किस एरिया में रेलवे का विद्युतीकरण अब हुआ है जा करके, ठीक है। और हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने किया, क्या क्या चीजें हैं डिटेल से देखते हुए चलते हैं। चर्चा में क्यों है रेलवे का विद्युतीकरण, क्यों है चर्चा में, क्या कह रहा है आप लोगों को पता। विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिक रेल की बात हो रही है, जो ट्रेनें बिजली से चलती हैं, पहले कोयले से चलती थी फिर बिजली से, तो अब क्या है ये देखिए। हाल ही में, यानी ये बातें हो रही हैं कब की, दिसंबर की, तो इसलिए ध्यान में रखेंगे कि दिसंबर से लेकर के मई तक का कवर कराऊंगा। जैसे मंथली वाइज चलेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और ये सब आप लोगों का बहुत ही जल्दी होगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इसलिए ध्यान में। तो दिसंबर का है, यानी ये बात दिसंबर की हो रही है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर पश्चिमी रेलवे, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात हो रही है, उत्तर पश्चिमी रेलवे के नए विद्युतीकृत यानी दिघवाड़ा बांदीकुई रेलखंड, ये आपको ध्यान में रखना है, का उद्घाटन किया। और दीघावाड़ा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में इस नए विद्युतीकृत रेल मार्ग पर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आपको ध्यान में रखना है कि एक तो उत्तर पश्चिमी रेलवे है ये, और एक कहां से कहां, ये आपको रखना, ध्यान में रखना है। दीघावाड़ा से बांदीकुई, दीघावाड़ा से बांदीकुई, ये नया रेल मार्ग अभी विद्युतीकृत रेल मार्ग है, जिसका केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। तो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, हाल ही में मतलब दिसंबर की बात है। इन सारी चीजों को देखिए क्या कह रहा है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट है ये आप लोग देखते हुए चलिए, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु है ये पढ़ें आप लोग। प्रमुख बिंदु, सॉरी, तो हम अब रेलवे के विद्युतीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, रेलवे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको रेलवे के इतिहास के बारे में भी जानना होगा कि रेलवे का क्या इतिहास है। आप सभी लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो सारे चीजों को जोड़ते हुए चलेंगे, क्या क्या चीजें हैं।
तो यहां पे देखिए रेलवे के इतिहास के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं, पूरी हिस्ट्री यहां पे मैं कवर नहीं कर रहा हूं रेलवे के इतिहास के बारे में, जो पॉइंट बाई पॉइंट है वो जो जानना चाहिए, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। ये देखिए 1832 में क्या हुआ था, भारत में रेलवे को लेकर पहला प्रस्ताव मद्रास में प्रस्तुत किया गया था। भारत में रेलवे को लेकर के पहला प्रस्ताव पेश किया गया था, कब? 1832 में, यह ध्यान में रखेंगे। दूसरा ध्यान में रखेंगे 1837, इसमें क्या हुआ था, भारत को अपनी पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे स्टेशन के रूप में मिली, जिसे सड़क निर्माण हेतु ग्रेनाइट परिवहन के एकमात्र उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था। भारत की पहली ट्रेन शुरू हुई थी। यहां पे कभी कंफ्यूज मत होइएगा, पहली ट्रेन और पहली यात्री ट्रेन, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्वेश्चन में अगर पहली ट्रेन आएगा तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, पहली यात्री ट्रेन आएगा ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहली ट्रेन पूछा तो पहली ट्रेन में अगर ये ऑप्शन है तो आप मारेंगे, नहीं तो फिर नहीं मारेंगे। अगर पहली ट्रेन में ये ऑप्शन है रेड हिल रेलवे तो मारेंगे पहली ट्रेन, अगर पहली ट्रेन में रेड हिल रेलवे नहीं है, अगर फिर उसके बाद जो पहली यात्री ट्रेन वाला अगर ऑप्शन है तो मारेंगे। ये ध्यान में रखेंगे, पहली ट्रेन और पहली यात्री ट्रेन में कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी क्वेश्चन में के बाद पहली ट्रेन कब चली, और उसमें हो सकता है कि रेड हिल रेलवे स्टेशन का नाम ना हो और वो इसका नाम दिया हो आपका जो मुंबई से थाने के बीच में चली थी, तो अगर इसका नाम नहीं है तब देंगे, नहीं तो हमेशा यात्री ट्रेन पूछेगा। यात्री ट्रेन और पहली ट्रेन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या कह रहा है, पहली ट्रेन भारत की कब? 1837 में रेड हिल रेलवे के रूप में मिली थी जी, जिसका निर्माण केवल क्या था, अरे सॉरी, जिसका उपयोग मतलब क्यों किया जाता था, सड़क निर्माण के लिए, ग्रेनाइट को ढोने के लिए, ठीक, माल परिवहन समझ सकते हैं। 1853 में, अप्रैल 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे स्टेशन द्वारा संचालित भारत की पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। पहली मुंबई से ठाणे के बीच में पहली यात्री ट्रेन चली थी 1853 में। तो हम रेल के विद्युतीकरण के बारे में बात किए तो वो बताए, तो थोड़ा सा रेलवे के इतिहास के बारे में, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें, थोड़ा सा और है। 1925 में फिर क्या हुआ कि फरवरी 1925 में भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। यह ध्यान में रखेंगे। अब पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन अगर पूछ दिया, क्योंकि हम लोग रेलवे की विद्युतीकरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि रेलवे की विद्युतीकरण अभी नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया में हुआ तो वहां पे, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर ये कभी आ गया तो ये भी ध्यान में आपको रखना है कि 1925 में भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। कहां से कहां? मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस से लेकर के कुर्ला के बीच में। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 1951 में भारतीय रेलवे का फिर राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, 1951 में फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया भारतीय रेलवे। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। और वर्तमान जो विद्युतीकरण का जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा, जो वर्तमान में ये वाला विद्युतीकरण का अभी हम लोग ने शुरू किया था, इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट है कि भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में जो विद्युतीकरण की भारत की स्थिति है, तो भारतीय रेलवे ने क्या किया है कि दिसंबर 2023 तक, लास्ट 2023 तक ये टारगेट रखा गया है कि जो भी विद्युतीकरण करना है उस टारगेट को पूरा किया जाएगा 2023 तक। और ब्रॉड गेज मार्ग के 66% से अधिक हिस्से का विद्युतीकरण हो चुका है। यानी ये जो 2023 का जो टारगेट रखा गया है, इस टारगेट में 66% काम हो चुका है, बाकी बचा हुआ काम 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, और ये मार्ग कितना लंबा है जो ये 2023 तक का ये ब्रॉड गेज मार्ग जो विद्युतीकरण किया जा रहा है, कितना है ये देखिए, 18,065 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा करने के बाद रेलवे ने वर्ष 2009 से 2014 की तुलना में वर्ष 2014 से 20 के दौरान विद्युतीकरण में 371% की वृद्धि दर्ज की है।
तो ये ध्यान में रखेंगे, इस टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड का क्वेश्चन नहीं आएगा। और रेलवे के विद्युतीकरण की बात हो रही है तो रेलवे के इतिहास से और इन सब चीजों से जोड़ के क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ध्यान में रखेंगे। अब जो विद्युतीकरण होता है रेलवे का, तो रेलवे के विद्युतीकरण के लाभ क्या है, ये जानना आपका जरूरी है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि ये जो रेलवे का विद्युतीकरण होगा इससे लाभ क्या क्या होगा। एक पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक तो गति बढ़ेगी, विद्युतीकरण होगा तो स्पीड बढ़ेगी, आप लोगों को पता ही है। अब तो 100% विद्युतीकरण के परिणाम स्वरूप बाधा रहित ट्रेन संचालन संभव हो सकेगा। और ट्रैक्शन यानी कर्षण, अभी देखेंगे कि ट्रैक्शन क्या होता है। ट्रैक्शन में परिवर्तन यानी डीजल से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से डीजल ट्रैक्शन में परिवर्तन के कारण ट्रेनों को रोक कर रखने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्या है कि अगर 100% विद्युतीकरण हो गया भारत में, तो एक तो गति बढ़ जाएगी, समय कम लगेगा। और जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, इलेक्ट्रिक लाइन खत्म हो गया, अब आगे नहीं है, तो वहां से फिर इलेक्ट्रिक इंजन हटा करके डीजल इंजन लगाया जाता है, फिर चलती है। इन सब चीजों में जो समय बर्बाद, वो सारी चीजें होती हैं, ये इससे फायदा होगा। और ट्रैक्शन यानी कर्षण क्या होता है कि किसी चीज को सतह पर खींचने या ढकेलने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को ट्रैक्शन यानी कर्षण कहते हैं। क्षमता बढ़ेगी, क्षमता जैसे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की उच्च गति और अधिक वहन क्षमता के कारण भारतीय रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो इसकी वहन क्षमता ज्यादा होगी। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या क्या चीजें कह रहा है। और विद्युतीकरण के लाभ में क्या कह रहा है, कह रहा है कि लाइन क्षमता का अभिप्राय, जो ये लाइन क्षमता बढ़ेगा इसका मतलब क्या होता है, लाइन क्षमता का अभिप्राय किसी एक रेलवे खंड पर 24 घंटे में चलने वाली ट्रेनों की संख्या का है। क्योंकि जब गति बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें हम उस पर चला सकेंगे। तो लाइन क्षमता का मतलब ये नहीं है कि उस लाइन पे किलो के हिसाब से भार बढ़ाना, नहीं, ट्रेनों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रेन्स, ये ध्यान में रखेंगे, उनकी भी वृद्धि से है। सुरक्षा कि बेहतर सिग्नलिंग प्रणाली के चलते ट्रेन परिचालन में सुरक्षा भी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा, सारी चीजें तो। और वित्तीय बोझ में भी कमी आएगी, कैसे कि डीजल ट्रैक्शन की तुलना में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बहुत सस्ता और कुशल है। डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिक सस्ता भी है और स्पीड भी, सब कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली ट्रेनें डीजल की तुलना में 50% तक सस्ती हो सकती है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन में अंतर क्या है कि 50% तक सस्ती हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, अब क्या है, अब ये अपने कॉन्सेप्ट के लिए जो जो पॉइंट है लाभ के, आप एक बार देख लीजिए क्या क्या कह रहा है। जैसे निर्बाध संचालन, सॉरी, क्या कह रहा है, निर्बाध संचालन। निर्बाध संचालन का मतलब कि जो भी उपनगरीय क्षेत्र है, यहां के लिए इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स को एक आदर्श रेल वाहन के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर बार बार ट्रेन रोकने और शुरू करने की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीजों का संचालन अच्छे से हो जाएगा। रोजगार के भी सृजन होंगे कि अनुमान के मुताबिक रेलवे के विद्युतीकरण के शुरुआती दौर में प्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 20.4 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जा सकेगा, और जिससे रोजगार में काफी बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखेंगे, एक आंकड़ा है, एक डेटा है, आप लोग इसको अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। और भी लाभ में है कि ऊर्जा में सुरक्षा मिलेगी। क्या कह रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा की बचत बढ़ेगी। अगर 100% विद्युतीकरण हो जाता है, 100%, तो जीवाश्म ईंधन की खपत में लगभग 2.83 बिलियन लीटर प्रतिवर्ष की कमी आएगी, जिससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ठीक है, जो डीजल इंजन से चीजें चलती हैं तो ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा उत्पन्न होती हैं, तो इलेक्ट्रिक होने से अगर 100% भारत में विद्युतीकरण हो गया रेलवे का, तो ये सारे फायदे होंगे। और विद्युतीकरण को रेलवे में पर्यावरण के अधिक अनुकूल विकल्प भी माना जा रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए भी अनुकूल।
और विद्युतीकरण के कारण वर्ष 2027 से 28 तक रेलवे का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 24% तक कम भी हो जाएगा, जो डीजल इंजन की वजह से है। और ईंधन के बिल में भी कमी आएगी। मैंने अभी बताया था कि विद्युतीकरण के कारण ईंधन बिल में प्रति वर्ष 13,510 करोड़ रुपए की बचत की जा सकेगी। 13,510 प्रति वर्ष, बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि डीजल इंजन की तुलना में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का रख रखाव काफी सुगम और सस्ता होता है डीजल की तुलना में। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इससे जुड़े हुए अगर कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है गैर कानूनी धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक अध्यादेश आया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह अध्यादेश भी दिसंबर में ही आया है। सॉरी, एक सेकंड, क्या कह रहा है कि गैर कानूनी धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश सरकार का अध्यादेश, एक नया अध्यादेश आया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कि गैर कानूनी धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन गैर कानूनी तरीके से, जैसे मान लीजिए गैर कानूनी धर्मांतरण में आया कि जबरन अगर किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है, अगर जबरन किया जा रहा है तो उसके लिए अध्यादेश, या कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह करने के लिए अगर अपने धर्म का परिवर्तन करता है, मतलब अगर हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है कि जब तक पत्नी जीवित है या पति जीवित है तो दोबारा विवाह नहीं कर सकते, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग दूसरा विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे धर्म में एक से अधिक विवाह की अनुमति है। तो ये चीजें, तो ये सब जबरन विवाह, एक धर्म परिवर्तन करने के लिए विवाह, विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन, ये सारे चीजों पे एक यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार का एक अध्यादेश आया है। तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अध्यादेश हैं और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के क्या कहा है, या ऐसे और भी कुछ केसेज आए हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपने राय दिए हैं, विचार दिए हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके इस पे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लाया है, तो उत्तर प्रदेश के यूपी पीसीएस के करंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, चर्चा में क्यों है यह मुद्दा चर्चा में। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैर कानूनी धर्मांतरण की समस्या से निपटने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया है, ठीक है, और जिसके तहत विवाह के लिए धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। अगर विवाह के लिए अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो ये गैर जमानती अपराध है, इसमें जमानत भी नहीं होगा। करते हुए कारावास के साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान, यानी एक तो गैर जमानती होगा, इसमें जमानत भी नहीं होगी और इसमें कारावास तो होगा ही होगा, साथ में जुर्माना। कभी कभी सजा में क्या होता है किसी किसी में, या तो कारावास या तो जुर्माना, लेकिन कारावास के साथ साथ जुर्माना भी है और गैर जमानती है, इसमें आपका जमानत भी नहीं होगा। तो ये अभी अध्यादेश आया है। तो क्या है इसमें, क्या क्या खास पॉइंट, आप लोग एक एक पॉइंट पर पढ़ते हुए चलिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्या क्या फैक्ट है। देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, ये दिसंबर में आया है अध्यादेश, दिसंबर में। तो ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है, ये अध्यादेश का क्या नाम है, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। तो इसके तहत क्या क्या बातें कही गई हैं, ध्यान से एक एक पॉइंट बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, पढ़ते हुए चलते हैं। आइए, कि इस अध्यादेश के तहत विवाह के लिए धर्मांतरण को, ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि विवाह के लिए धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है, ठीक है, गैर जमानती। और इसके तहत प्रतिवादी को यह प्रमाणित करना होगा कि धर्मांतरण विवाह के उद्देश्य से नहीं किया गया है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है इस एक्ट के तहत, कि जिसने केवल विवाह के लिए अपने धर्म का परिवर्तन किया है उसको यह प्रूव्ड करना पड़ेगा कि उसने विवाह के लिए नहीं किया है, तभी जाकर के उसको, मतलब अगर वो प्रूव्ड कर पाया तब तो बचेगा, यानी ये गैर जमानती होगा
और सजा और कितना जुर्माना, ये भी आगे देखेंगे, आगे आएगा। आगे देखिए और क्या कह रहा है, किस अध्यादेश के अनुसार और क्या चीजें होंगी। इस अध्यादेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण के लिए 2 माह पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को एक नोटिस देना होगा। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो 2 महीने पहले एक उसको नोटिस देना होगा अपने जिला मजिस्ट्रेट को, वो फिर इसको देखेंगे, इसकी जांच करेंगे क्या है तब, ठीक। और यदि किसी मामलों में एक महिला द्वारा, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे, कि अगर किसी भी मामले में एक महिला द्वारा केवल विवाह के उद्देश्य से ही धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे विवाह को रद्द कर दिया जाएगा, मान्य नहीं होगा। ये सारे इस एक्ट में क्या क्या पॉइंट है ये आप लोग ऐसे ही ध्यान से देखते हुए चले। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल तरीके में लिखा गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो सारे प्रश्न क्लियर, ठीक है। आगे आइए क्या कह रहा है और कि इस और उसी अध्यादेश में और भी पॉइंट है, क्या कह रहा है ये देखिए कि इस अध्यादेश के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में आरोपी को, मतलब ये जो अध्यादेश है अगर इसका उल्लंघन कोई करता है तो क्या है कि आरोपी को न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है, ठीक है। अगर विवाह के लिए किसी ने धर्म परिवर्तन किया है तो वैसे अपराधी को अगर कोई उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो ऐसे अपराधियों को क्या किया जाएगा कि न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास तो होगा ही, आगे देखिए, जिसे बढ़ा करके 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने तक किया जा सकता है। न्यूनतम 1 वर्ष है, लेकिन अगर ऐसा पाया गया तो इसको बढ़ा करके 5 वर्ष कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना दोनों है। ऐसा नहीं है कि केवल कारावास या जुर्माना, दोनों। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है कि हालांकि किसी नाबालिग, ध्यान से सुनेंगे, नाबालिग यानी जो 18 वर्ष से कम है, महिला अथवा अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स से संबंधित व्यक्ति का, ध्यान से पढ़ेंगे, गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराया जाता है तो ऐसे मामलों में कम से कम 3 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है, जिसे 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 10 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। यह ध्यान में रखेंगे। 2 तरीके का धर्म परिवर्तन, पहला तो यह हुआ कि विवाह के लिए, उसके लिए क्या सजा, न्यूनतम 1 वर्ष जिसे 5 वर्ष और 15,000 रुपए हो सकता है। दूसरा है अगर जबरदस्ती किसी का बढ़ाया जाता है, जैसे कोई नाबालिग है उसको जबरन धर्म परिवर्तन, किसी महिला का जबरन धर्म परिवर्तन, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी भी व्यक्ति का अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसमें क्या होगा, उसमें कम से कम मिनिमम 3 वर्ष के कारावास का दंड है, 3 इयर्स, और उसके साथ इसको बढ़ा के कितना किया जा सकता है, 10 वर्ष तक किया जा सकता है और 25,000 रुपए जुर्माना के साथ। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सारा इजी और सारा कॉन्सेप्ट वाइज है, क्लियर होगा, एकदम समझ में आता जाएगा। इससे जो जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर कभी भी पूछेगा तो आपसे स्किप नहीं होगा। 1 सेकेंड, ओ हाँ, तो इसमें मैं आपको आगे क्या कह रहा था कि ये जो अध्यादेश है, एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि केवल विवाह के लिए धर्म परिवर्तन, और दूसरा जबरन, चाहे वो नाबालिग, महिला, SC ST, इनके साथ अगर किया जाता है तो क्या क्या सजा का प्रावधान है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कह रहा है कि इस अध्यादेश के तहत सामूहिक धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। एक तो ऐसा हो गया, और कभी कभी क्या होता है कि सामूहिक धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उसमें भी यह अध्यादेश है कि और सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में कम से कम 3 वर्ष के कारावास का दंड दिया जाएगा, 3 वर्ष, और उसके साथ साथ 50,000 रुपए जुर्माना के साथ इस 3 वर्ष को बढ़ा करके 10 वर्ष भी किया जा सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे।
धर्म परिवर्तन के मामले में। और साथ ही इसके तहत धर्मांतरण में शामिल सामाजिक संस्थाओं के पंजीकरण को भी रद्द किए जाने का प्रावधान है कि कोई ऐसी सामाजिक संस्थाएं होती है जो सामूहिक रूप से लोगों का धर्म परिवर्तन करती हैं, तो उन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आगे देखिए, इसमें और क्या क्या पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इससे संबंधित, तो देखिए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि क्या कह रहा है कि विवाह और धर्मांतरण पर उच्चतम न्यायालय का क्या मत है, ये देखेंगे कि क्या मत है उच्चतम न्यायालय का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्वीकारा है कि जीवन साथी के चयन के मामले में एक वयस्क नागरिक के अधिकार पर राज्य और न्यायालयों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यानी सरकार अथवा न्यायालय द्वारा इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। क्या कह रहा है, तो ऐसे बहुत से मामले सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐसे बहुत से मामलों में यह विचार दिया है कि चाहे राज्य हो या न्यायालय हो, ये कि अगर कोई व्यक्ति अगर वयस्क हो चुका है तो ये उसका निजी मामला है, उसमें ये लोग किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत एक स्वतंत्र और गणतांत्रिक राष्ट्र है और एक वयस्क के प्रेम तथा विवाह के अधिकार में राज्य का हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, और सुप्रीम कोर्ट में कुछ और मामले आए थे, तो उसपे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाह जैसे अगर कोई मामला आया है तो उसपे किसी व्यक्ति की निजता के अंतर्गत आते हैं, मतलब विवाह जो है वो प्रत्येक व्यक्ति का उसका अपना मामला है, उसकी अपनी प्राइवेसी है, उस पर राज्य या न्यायालय किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं कर सकता अगर वो व्यक्ति वयस्क है तो। और विवाह अथवा उसके बाहर जीवन साथी के चुनाव का निर्णय व्यक्ति के व्यक्तित्व और पहचान का हिस्सा है। तो ये सारे पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे मामले आए थे, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। बाकी हमारा जो टॉपिक था, जो उत्तर प्रदेश का अध्यादेश आया है, उसके जो मेन पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं वो ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रश्न वहां से बनेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए मुद्दों पे क्लियर रहेंगे। कहीं भी अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आता है या इससे लिखने के लिए अगर आपको मेंस में निबंध भी आता है, ठीक है, तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, और किसी व्यक्ति द्वारा जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार कम से कम धर्म से प्रभावित नहीं होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर वयस्क है तो वो अपने जीवन साथी चुनने का उसको पूर्ण अधिकार है, इसमें किसी भी धर्म का कोई लेना देना नहीं है, वो किसी धर्म का नहीं चुन सकता या कुछ नहीं चुन सकता। तो ये सारे मत सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये सभी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। ऐसा एक मामला आया था 2017 में, हादिया मामला, सुप्रीम कोर्ट में क्या था, वर्ष 2017 में एक हादिया मामला आया था। इस हादिया मामले में क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये देखिए कि हादिया मामले में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपनी पसंद के कपड़े पहनना, अपने पसंद का भोजन करना, विचार या विचारधाराओं और प्रेम तथा जीवन साथी के चुनाव का मामला किसी व्यक्ति की पहचान के केंद्रीय पहलुओं में से एक है। ये सब उसके केंद्रीय पहलुओं में से है, किसी भी व्यक्ति के, वो कपड़ा पहनना, भोजन या विचारधारा, प्रेम करना, जीवन साथी चुनना, अगर व्यक्ति वयस्क। आगे देखिए, और ऐसे मामलों में न तो राज्य और न ही कानून, दोनों चीजें, राज्य भी नहीं और भारत का कानून भी नहीं, किसी व्यक्ति को जीवन साथी के चुनाव के बारे में कोई आदेश दे सकता है या न ही वो ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। क्लियर है? क्या कह रहा है कि अगर इस टाइप का कोई भी मामला है
तो राज्य न ही कोई स्पेशल राज्य अपने स्टेट में ऐसा करेगा, ना ही ऐसी कोई कानून है कि वो जीवन साथी के चुनाव के बारे में कोई भी आदेश दे या ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करे। तो यही मुद्दा आया जब यूपी गवर्नमेंट ने यह अध्यादेश जारी किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसी बातें हैं, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन और विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन, इस मुद्दे पर अध्यादेश आया है, या सामूहिक धर्म परिवर्तन। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस पे जो विवाद है, तो बहुत से लोगों ने इन सब चीजों को, सुप्रीम कोर्ट के इस उदाहरण को, इस केस को उसके विपक्ष में रखा कि ऐसा यूपी गवर्नमेंट कैसे कर सकती है। तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। ये तो हादिया मामला हो गया। एक इसी टाइप का और निर्णय आया था के.एस. पुत्तुस्वामी, सुप्रीम कोर्ट का ही, कि 2017 में ही के.एस. पुत्तुस्वामी का एक निर्णय आया था, और इस निर्णय में क्या कहा गया कि किसी व्यक्ति की स्वायत्तता से आशय जीवन के महत्वपूर्ण मामलों में उसकी निर्णय लेने की क्षमता से है, कि उसके जीवन के जो भी महत्वपूर्ण मामले हैं, कोई भी व्यक्ति उसमें अपना उस निर्णय लेने का उसको अधिकार है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, एक ऐसा ही मामला आया था, एक केस में आप लोग इसलिए बता रहा हूं कि इस टाइप के मामले हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक इसी टाइप का मामला आया था आपका 1994 में। यह है केस लता सिंह का एक मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये देखिए। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देश एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, और इस दौरान संविधान तभी मजबूत बना रह सकता है जब हम अपनी संस्कृति की बहुलता और उसकी विविधता को स्वीकार करें, और अंतर धार्मिक विवाह से असंतुष्ट रिश्तेदार हिंसा या उत्पीड़न का सहारा लेने की बजाय सामाजिक संबंधों को तोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। तो ये सारी चीजें, कि अगर अंतर धार्मिक विवाह हो जाता है तो उससे अगर परिजन असंतुष्ट होते हैं तो हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। इन सारे मुद्दों की बात हो रही है, ये सारा पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, एक ऐसा ही सोनी गिरी मामला था 2018 का, आप ये भी देख लीजिए। 2018 में एक ऐसा मामला आया था कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था कि न्यायाधीशों को मां की भावनाओं या पिता के अभिमान के आगे झुककर सुपर गार्जियन की भूमिका निभाने से आगाह किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी उच्चतम न्यायालय ने और भी न्यायाधीशों को आदेश दे दिया सोनी गिरी मामला 2018 में, कि जो न्यायाधीश है मां की भावना या पिता के अभिमान के आगे झुके नहीं, वो अपना फैसला जो है वो जो कानून है उसके आधार पर सुनाए। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसीलिए सारे केसेस के उदाहरण भी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया था। एक इसी से जुड़ा हुआ एक मामला भी आया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा 2020 के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार का केस 2020 में था। तो इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक ऐसा ही बोला। तो क्या बोला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में, ये देखिए, कि अपनी पसंद के साथी को चुनना या उसके साथ रहने का अधिकार नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, यानी आर्टिकल 21 की बात करता है। अनुच्छेद 21 अपने पसंद के साथी का चुनाव करना या उसके साथ रहने का अधिकार, यह मौलिक अधिकार है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2020 का एक केस था, सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार का एक केस था, उस केस में यह फैसला दिया था। और न्यायालय ने यह भी कहा कि विवाह के लिए धर्मांतरण के निर्णय को पूर्णतः स्वीकृत करने के विचार के समर्थन से जुड़े अदालत के पूर्व फैसले वैधानिक रूप से सही नहीं है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये सारा फैसला दिया था कोर्ट ने, ठीक है। इसमें एक आगे की राह क्या हो सकती है, इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, यहां पे आप ये देख सकते हैं। कह रहा है कि अगर ऐसे कानूनों को लागू करने वाली सरकार को, जो भी सरकार इस टाइप के कानून अगर लागू करती है, तो उसको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित न करते हो और न ही इनसे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचती हो, और ऐसे कानूनों के लिए स्वतंत्रता और दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण के मध्य संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है। कि कोई भी दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण और स्वतंत्रता, ये सब सारी चीजें के बीच संतुलन बनना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सारे पॉइंट्स इस आर्टिकल से संबंधित आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इससे कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग देखेंगे।
और एक दिव्यांगजनों के लिए एक सहायता शिविर शुरू हुआ था, आप इसके बारे में देख सकते हैं। एक टॉपिक है कि दिव्यांगजनों के लिए एक सहायता शिविर की शुरुआत की गई थी, गवर्नमेंट ने किया था। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, एक एक करके हम लोग देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी सहायता शिविर है और कौन कौन से इस पे आपके योजनाएं हैं, ज्यादातर दिव्यांगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चली हैं वो इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या इसमें पॉइंट कह रहा है आप ध्यान से देखते हुए चलें। दिव्यांगजन सहायता शिविर, इसके बारे में क्या कह रहा है ये देखिए, क्यों है ये चर्चा में। कह रहा है कि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा दिव्यांग जन या दिव्यांगों को सहायता प्रदान करने और उन्हें उपकरणों के मुफ्त वितरण के लिए दिव्यांग जन सहायता शिविर का भी उद्घाटन किया गया। भी दिसंबर का मामला है, एक शिविर लगाया गया था जिसमें जो दिव्यांगजन है उनको जो उपकरण दिए जाते हैं जिनसे उनको सहूलियत हो सके, तो उन सारे उपकरणों के वितरण से संबंधित एक शिविर का उद्घाटन किया गया था दिसंबर में ही। तो ये है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो करंट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आप लोग ध्यान में रखेंगे, दिसंबर से चलेगा ये मई तक, क्योंकि पूरे 6 महीने का करंट मैं कवर करूंगा जो एक क्रैश कोर्स चल रहा है आप लोगों के लिए, और साथ में यूपी पीसीएस स्पेशल भी कवर होगा, उसकी क्लासेज अलग से चलेंगी। तो ये ध्यान में रखेंगे, एक शिविर का उद्घाटन हुआ था, तो वो हुआ था, ठीक है। और दिव्यांगजन का अर्थ क्या है आप लोगों को पता ही होगा, दिव्य शरीर वाला। और दिव्य शरीर वाले का कॉन्सेप्ट कहां से आया कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है कि विकलांग व्यक्तियों को अब विकलांग व्यक्ति या विकलांग यानी गैर कार्यात्मक शरीर के अंगों वाले व्यक्ति को, जो यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शरीर का कार्य नहीं करता है उसको विकलांग कहते हैं, तो उसको विकलांग नहीं कहा जाना चाहिए, ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था। और उसका उन्होंने कहा था कि अब इन्हें कहेंगे दिव्यांगजन यानी दिव्य शरीर वाला। तो ये सारी चीजें को आप लोग ध्यान में रखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट के साथ चलिएगा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है आप ये देखिए। ये जो शिविर का आयोजन हुआ, इस शिविर का आयोजन भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, ये ध्यान में रखेंगे, कानपुर द्वारा किया गया। ALIMCO क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। और ये कहां पे है, ये है आपका कानपुर में। इसने इस शिविर का आयोजन किया। और ALIMCO वर्ष 1972 में स्थापित गैर लाभकारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर का एक उपक्रम है, और ये 1972 में स्थापित हुआ था, और यह कानपुर में है, ये ध्यान में रखेंगे। जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, DEPWD के संरक्षण में कार्य करता है। तो इन सारे पॉइंट्स का आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये इसके लिए कार्य करता है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बारे में आपने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान आसान चीजें लिखी गई हैं, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है, और ये जो है आपका इसका कार्यान्वयन कब से किया जा रहा है, ये वर्ष 1981 से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है, 1981 1981 से। और इसकी परिभाषा क्या है इस योजना का, ये योजना किसके लिए चल रही है, क्या चल रही है, आप लोग देखते हुए चले। यह योजना विकलांग व्यक्ति यानी समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ठीक है। और यह अधिनियम कब का है, 1995 में दी गई विभिन्न प्रकार के विकलांगताओं की परिभाषा का अनुसरण करता है। तो इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे कि यह जो योजना है ये विकलांग व्यक्तियों को क्या, समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए अधिनियम 1995 में, उसके लिए ये सारे पॉइंट्स, तो इसी के आधार पर यह योजना चलाई गई है। ये जो दिव्यांगजन सहायता योजना है ये क्या है कि PWD अधिनियम को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यानी राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज 2016 के द्वारा प्रतिस्थापित भी कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना के, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जरूरतमंद दिव्यांगजनों को, जिनको जरूरत है, उनको टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक
मानक सहायता के साथ ही उनके आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देने वाले उपकरणों की खरीद में, जो भी उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स उनके लिए जरूरी हैं, उसकी खरीद में सहायता प्रदान करना, ताकि विकलांगता के प्रभाव को कम किया जा सके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाया जा सके। यह इस योजना का उद्देश्य है। यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, और इसमें अनुदान कौन कौन कर रहा है, क्या अनुदान है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्या अनुदान है ये देखिए कि इसके तहत आर्थिक सहायता तथा सहायक उपकरणों की खरीद एवं वितरण के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियां, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, राष्ट्रीय संस्थान, समग्र क्षेत्रीय केंद्र, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, राज्य विकलांग विकास निगम और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ को अनुदान दिया जाता है। इन सभी लोगों को इसके लिए अनुदान दिया जाता है। यदि आय 15,000 रुपए प्रति माह से कम हो तो आर्थिक सहायता उपकरण खरीद की पूरी लागत वहन की जाती है। अगर मान लीजिए कोई दिव्यांगजन ऐसा है जिसकी प्रति माह 15,000 रुपए से कम है उसकी आय, तो उसको ये जो उपकरण है उस उपकरण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, उसको पूरी लागत पेड किया जाएगा, उससे पैसा नहीं ले लिया जाएगा। और यदि आय 15,001 रुपए से 20,000 रुपए तक प्रति माह के बीच में है तो आर्थिक सहायता या उपकरण की लागत का 50% वहन किया जाता है। अगर 15,000 से 20,000 के बीच में है दिव्यांगजन की प्रति माह आय, तो ये संस्थाएं 50% इस योजना के तहत उनसे पैसा लेंगी, और अगर 15,000 से कम है तो उनको पूर्ण रूप से मुफ्त में मिलेगा। तो ये सारा पॉइंट्स है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। एक कॉन्सेप्ट के द्वारा स्टेटमेंट वाइज में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, और इसी से संबंधित ये तो हमने पढ़ लिया इस अधिनियम के बारे में, जो शिविर चला इसके बारे में। अब और भी कुछ सरकारी पहले हैं दिव्यांगजनों के बारे में जब हम लोग देख रहे हैं, तो कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। एक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका चर्चा भी किया था। क्या कह रहा है ये देखिए कि दिव्यांगजन से आशय दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दोषों वाले व्यक्तियों से है, और जिससे उन्हें लोगों के मिलने जुलने तथा समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी बनाने में बाधा महसूस होती है। ये अधिनियम इसी आधार पे बना है और ये अधिनियम यही बातें कहता है, ठीक है। और इस तरीके से उनको समाज में सबके साथ चलने और चीजों को मतलब उनको और भी बढ़ावा मिले, इसके लिए ये अधिनियम है। आगे एक और योजना है सुगम्य भारत अभियान, ये भी चला है दिव्यांगजनों के लिए। इसमें क्या कह रहा है कि दिव्यांगजनों के लिए सुलभ पर्यावरण का निर्माण करना, इसके लिए, ठीक। और भी कुछ योजनाएं हैं उनके लिए, और वो जो सुगम्य था उसके साथ, उस योजना के साथ ये क्या कह रहा है कि यह सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने वाला एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान है, जो दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने तथा स्वतंत्र रूप से जीने एवं समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी निभाने में सक्षम भी बनाता है। और अगला एक योजना है दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, भी दिव्यांगजनों के लिए चलाया गया है। इसमें क्या होता है, इस योजना के तहत जो एनजीओ हैं उनको विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, समुदाय आधारित पुनर्वास, प्री स्कूल और प्रारंभिक हस्तक्षेप जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के द्वारा। आगे देखिए, और छात्रों के लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप भी चलता है। इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए, हायर स्टडीज के लिए दिव्यांग छात्रों हेतु अवसरों को बढ़ाना और प्रतिवर्ष 200 दिव्यांग छात्रों को फेलोशिप प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने, 200 दिव्यांग छात्रों को। और एक है विशिष्ट दिव्यांग पहचान योजना भी। इस योजना के तहत क्या है कि इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और
विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ विशिष्ट विकलांगता पहचान यूडीआईडी कार्ड जारी करना भी है। यूडीआईडी कार्ड इनके लिए विशेष पहचान प्रमाण पत्र। और एक बार परियोजना में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने के बाद विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य भी कर दिया गया है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे, सब कुछ इंपॉर्टेंट। और सहायक एक ये भी योजना है। इस योजना में क्या कह रहा है कि जो भी सहायक उपकरण है उनके लिए, या उपकरण की खरीद है, या उस उपकरण की फिटिंग के लिए भी एक सहायता योजना चलाई जा रही है। तो इस योजना में क्या है दिव्यांगों के लिए, इस योजना का उद्देश्य टिकाऊ, अनुकूलन और वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक मानक सहायता और उपकरणों को खरीदने में अक्षम जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करना है। वो इसी योजना के तहत जो भी उपकरण, जो भी जरूरतमंद दिव्यांगजन है, उनकी मदद इस योजना के तहत की जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के बारे में भी जान लीजिए, हम सब ये पढ़ रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्या कह रहा है ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस, अब इनके बारे में पढ़ रहे तो ये भी जानना जरूरी है कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस। और वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर 47/3 द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ये जरूर ध्यान में रखेंगे, ये प्रस्ताव संख्या ये, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रस्ताव है उसका ये प्रस्ताव संख्या है। इसके द्वारा 1992 में ही इसकी घोषणा की गई थी। और प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य, इस दिवस मनाने का उद्देश्य है समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में, समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक यानी जीवन के हर पहलू में दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, और जो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में है उनके सुधार के लिए भी जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी कुछ पहले हैं। तो क्या कह रहा है, स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए, मानसिक स्वास्थ्य स्थिति में उनके लिए कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया है, जिसकी शुरुआत 1982 में की गई है भारत में। और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए, ठीक है, जो दिमागी रूप से परेशान है, जो दिव्यांग है, जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए यह योजना चली है और 1982 में भारत में लागू हुआ है। ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और एक किरण योजना भी चली है, आप लोगों को पता होगा ये कहां कहां चली है, आप लोग देख लीजिए। क्या कह रहा है, एक किरण योजना भी चलाया गया था, एक किरण हेल्पलाइन है, ये किरण है हेल्पलाइन नंबर चलाया गया था। हेल्पलाइन नंबर भी है आपका 1800-599-0019। ये किरण के द्वारा, एक किरण है, इसका एक योजना है, इसके द्वारा ये हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया। इसमें क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य के पुनर्वास हेल्पलाइन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए शुरू की गई थी। क्या, किरण। और एक से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान का कहां, तमिलनाडु, और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान मध्य प्रदेश के समन्वय से काम करता है। कौन, किरण। किरण जो है NIEPMD और NIMHR के द्वारा काम करता है। NIEMPD का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक है। और NIMHR ये कहां, ये मध्य प्रदेश में है, और NIEPMD ये है तमिलनाडु में। तो NIMHR का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, ये है इसका फुल फॉर्म, और ये मध्य प्रदेश के, इसके द्वारा ही ये किरण योजना काम करती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आज हमने आपके लिए डिस्कस किया, जो मैं लेकर के आया, जो आपके यूपी PPCS में इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग देख लेंगे, जहां जहां आपको लगेगा पॉइंट राइट डाउन भी कर लेंगे।
और ये आज का टॉपिक था जो आपका यहीं पे समाप्त होता है। और इसके अलावा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? लाइक शेयर और सब्सक्राइब, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और वो इस प्लान का फायदा ले सकें जो एक क्रैश कोर्स हम लोगों ने आपके लिए 50 दिनों का जो हम लोग प्रोग्राम ले करके आए हैं। और वो सबसे खास बात आप सबके लिए फ्री में। ये जरूर ध्यान में रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके और यहां तक पहुंच सके। ये सारी चीजें हैं। तो चलिए फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।